बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम हाफ़ज़ा एक नेमत के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौज़ू है कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी जिन लोगों में होती है, बिलख़ुसूस एडल्ट पॉपुलेशन के जो 30 साल से लेकर 50, 55, 60 साल की उम्र के लोग होते हैं, उनमें उसकी क्या अलामात पाई जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो उसको कर सकती हैं और उसका क्या पॉसिबल इलाज है। उसके लिए आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरवर सिद्दीकी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आगा ख़ान यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ सर्जन्स के हेड हैं, न्यूरोलॉजी के डीन हैं। और हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर नाइला शहबाज, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम अपने सवालों के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी कितनी आम प्रॉब्लम है, कितनी आम कंप्लेन है, और वाकई कितने लोग ऐसे होते हैं जो इस एज ग्रुप में होते हैं 30 से लेकर 50-60 तक साल की उम्र के, कि जिनको वाकई कोई डिमेंशिया या इस टाइप की कोई बीमारी होती है। डॉक्टर सरवर जी देखिए, हाफ़ज़े की कमी, हाफ़ज़े की शिकायत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये शिकायत तो आम है, लेकिन इसका डिमेंशिया, इसकी वजह होना ये इतना आम नहीं है। ख़ास तौर पर जो आप एज ग्रुप बता रहे हैं 30 से लेकर 50, 55, 60 की उम्र में, जो इंटरनेशनल डेटा है वो ये है कि 90 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में, 40% लोगों में डिमेंशिया होता है, और 80 और 90 के दरमियान 30% में होता है, और 70 और 80 के दरमियान 20% में होता है। लेकिन ये जो आप एज ग्रुप बता रहे हैं, इसमें डिमेंशिया 5%, 8% इस तरह से, बल्कि इससे भी कम होता है। लेकिन इसके बारे में कंप्लेन बहुत ज़्यादा बहुत है, लेकिन इसकी दूसरी दीगर वजूहत हैं जो मिलती जुलती हैं, मिमिकर जो होती हैं। तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं डॉक्टर्स के पास, या जो लोग फील करते हैं कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है, तो क्या वो बीमारियां हैं डॉक्टर नाइला जिससे हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, कि जिनके लिए लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर वो अलामतें उनके अंदर पाई जाएँ और जो काबिल इलाज हो सकती हैं? तो ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी तो बहुत कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अपने तौर पे लोग दवाइयाँ और वाइटामिन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी की अलामत के तौर पे आ सकती हैं और सीरियस प्रॉब्लम को शो करती हैं? जो बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस वक्त अलर्ट होना चाहिए कि ये वाकई हाफ़ज़े की कमज़ोरी है, या उम्र के साथ कि ये मामला सीरियस हो गया। 4 तरह की मेमोरी आपकी इस तरह की है, या 4 तरह की याददाश्तें ऐसी हैं जो उम्र के साथ या बीमारी के साथ किसी वजह से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनमें से जो एक किस्म है वो ये है कि आपकी जो प्रोसीजरल मेमोरी है, जो आपके डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर उस मेमोरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2, वो वाली मेमोरी जो आपकी कॉमन सेंस या अक्ल आम फहम इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत होती है, जिस मेमोरी की ज़रूरत होती है, उस मेमोरी को उम्र से या बीमारी से फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़, वो जो आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है और आपने तजर्बे से हासिल की है, उसको, उस मेमोरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चौथी चीज़, वो जो आपकी रीज़निंग है कि आप बहस व मुबाहिसा और आपकी क़ुव्वत फ़ैसला के लिए, अगर ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं और इनके अंदर कोई कमी नहीं आ रही है, यानी इसका मतलब ये है कि जो असल में जो आपकी याददाश्त की कमी है किसी की, वो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, उसकी गुफ्तगू की सलाहियत से, उसकी ड्यूटी की परफॉर्मेंस में मुखल नहीं हो रही, तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत परेशान नहीं होते। जब हम ये देखते हैं कि नहीं, इनमें से कोई चीज़ नहीं परेशान है, फिर हमें दूसरी बीमारियों के बारे में सोचना पड़ता है, जिसमें से जो बहुत कॉमन बीमारी, जो सबसे कॉमन चीज़ जिसमें कि स्ट्रेस है, और उसके बाद डिप्रेशन की बीमारी बड़ा क्लोजली बाज़ दफ़ा डिमेंशिया को मिमिक करती है। तीसरी, थायराइड ग्लैंड की जो बीमारियां होती हैं, जो ख़ास तौर पे थायराइड ग्लैंड जो गले में गुदूद है, उसका कम काम करना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो इसमें ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बीमारी इसमें कमी आ सकती है। वो लोग जो शराब नोशी की ज़्यादती कर देते हैं, उनको भी, जिसको अल्कोहलिज़म कहते हैं, उसके अंदर भी इस तरह का मसला हो जाता है। बड़ी कॉमन वजह है इसकी ड्रग्स का इस्तेमाल, जिसमें ख़ास तौर पे नींद की दवाएं और बाज़ दफ़ा एलर्जी की दवाएं भी, और बाज़ दफ़ा अगर बहुत लंबे अरसे तक पेन किलर्स भी इस्तेमाल करें तो इवन उनके साथ भी ये साबित है कि डिमेंशिया जो है वो, यानी उससे मेंटल डिक्लाइन आपको बज़ाहिर मिमिक करता हुआ बड़ी यानी क्लोज़ हद तक मुमासलत रखता है वो डिमेंशिया से। तो ये वो बीमारियां होती हैं जिनको अगर आप आइडेंटिफाई करें और उनका इलाज करें, तो आप समझते हैं कि इससे बेहतरी कुछ हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे कोई टेस्ट मौजूद हैं, ब्लड टेस्ट या और टेस्ट, जिसके ज़रिए डॉक्टर्स या पेशेंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि अगर उनके अंदर हाफजे की कमज़ोरी हो रही है तो उसकी क्या वजूहात हैं, और वो कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो डॉक्टर्स को वो टेस्ट करने चाहिए मरीज़ों को, ताकि पता चल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। पहले एक बात मैं इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि डिमेंशिया के सिलसिले में हम उस वक्त परेशान होते हैं जब मरीज़ के घर वाले आके शिकायत करते हैं कि अब्बा चीज़ें भूल जाते हैं, अब्बा की पहचान ख़राब हो गई है। या मैं पिछले साल जब कनाडा से आई थी तो अब्बा तो मुझे पहचानते थे, बातचीत करते थे, इस साल तो उन्होंने बिल्कुल पहचाना ही नहीं। तो ये जो वाक़यात होते हैं जिसमें मरीज़ खुद नहीं बोलता, ये जो दूसरी बात जो डॉक्टर नाइला कह रही थी उसमें मरीज़ आके कहेगा कि साहब मेरी याददाश्त में नमाज़ पढ़ के भूल गया और चाबी रख के भूल गया। ये डिमेंशिया नहीं है। डिमेंशिया तो वो है जब उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़े और मरीज़ को आमतौर पर इसका इदराक नहीं होता है, और यही मेन मसला होता है जिसमें घर वाले आके साथ लेके आते हैं। जहाँ तक इस टेस्टों का ताल्लुक़ है, बदकिस्मती से कोई लेबॉरेटरी का टेस्ट ऐसा मौजूद नहीं है जो ये बता दे कि साहब में डिमेंशिया है या नहीं। डिमेंशिया के लिए अलबत्ता न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, ख़ास टूल होता है जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। 2-2.5-3 घंटे का ये टेस्ट होता है जिसमें एक स्पेशलिस्ट जो है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वो बैठते हैं और बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज होती हैं, टेस्ट के स्केल्स होते हैं, उन पर उनको हम वो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन का मरीज़ या अल्कोहलिज्म का मरीज़ बहुत क्लोजली उसको मतलब ममासलत रखता है और उसमें गलतफहमी हो सकती है। लेकिन यह कि हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए कि यह काबिल इलाज है या नाकाबिल इलाज है। जी। ठीक है, और उसमें हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, लेबॉरेटरी का टेस्ट, जैसा कि डॉक्टर नाइला ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट की शिकायत, इम्बैलेंस यानी नमकियात की कमी या बेशी, ये भी ज़हनी सलाहियत को कमज़ोर करती है, ख़राब करती है। अगर जिगर ठीक काम ना कर रहा हो, अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो, अगर गुर्दे सही काम ना कर रहा हूँ, तो ये वजूहात होती हैं जो पिछले 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते से मसाइल जो शायद अगर पैदा हुए हैं तो हम इस रुख पे सोचते हैं। स्कैन कराते हैं हम दिमाग का, चाहे CT स्कैन या MRI ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसमें हमें एक तो ये कि अगर ये डिमेंशिया है, ख़ासतौर पर अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, तो उसमें दिमाग सिकुड़ा हुआ मिलता है हमें। दिमाग जो है वो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ वैसे भी दिमाग सिकुड़ जाता है, लेकिन डिमेंशिया में उसके मुकाबले में ज़्यादा सिकुड़ा हुआ होता है, तो वो हमें एक बहुत ही क्लियर वो देता है। फिर ये कि दिमाग के कुछ ख़ास हिस्से सिकुड़े हुए हैं, तो वो मुख्तलिफ डिमेंशिया की बीमारियाँ होती हैं, उनमें क्लासीफाई करने में हमें आसानी होती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि सर में चोट लग जाए, खून जम जाए, जिसको हम सबड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं, और क्रॉनिक सबड्यूरल ख़ास तौर पे ये इस तरह से प्रेजेंट करता है, और वो स्कैन के बगैर उसको उस पर उसकी तशख़ीस करना मुमकिन नहीं है। तो ये CT स्कैन या MRI तमाम मरीज़ों में कराना चाहिए कि जिनको डिमेंशिया की बीमारी हो या जिनको हाफजे की शिकायत हो, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ये कहते हैं कि हमारा हाफजा कमज़ोर हो गया है, डॉक्टर साहब स्कैन करवा दीजिए। बिल्कुल नहीं, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि माहिर डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले डॉक्टर देखेगा, हिस्ट्री लेगा, थरोली एग्जामिन करेगा, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचेगा कि हाँ वाकई इस मरीज़ को ज़रूरत है किसी टेस्ट की या नहीं है। जैसे कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो ज़ाहिर है कि उसको दिमाग का स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 घंटे का एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है कि जिसके ज़रिए एक आम डॉक्टर जैसे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो कोई 2-4-5 मिनट में एवेलुएट करके अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई इस फ़र्द को जो हाफजे की कमज़ोरी है वो वाकई इसके फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है, तो वो अगर है तो वो क्या है, और डॉक्टर्स को सीख सकते हैं, कोई वो मुश्किल ऐसा टेस्ट है या आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है? ये टेस्ट बहुत आसानी से परफॉर्म किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पे एक जैसे एक GP कॉग टेस्ट है जो जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए है, चंद मिनटों का टेस्ट है ये। इसी तरह मिनी कॉग एक स्केल है जो अगेन 2 या 3 आइटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, और उसमें आप बहुत आसानी से किसी भी को इसके लिए ट्रेन करके और कोई भी डॉक्टर उस पर डिमेंशिया एटलीस्ट स्क्रीन कर सकता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट स्क्रीन एक है जो कि अगेन डॉक्टर्स में मकबूल है और काफ़ी छोटा सा और अच्छा वैलिड टेस्ट समझा जाता है डिमेंशिया स्क्रीनिंग के लिए। ये वो टेस्ट हैं जिनको आप मिनी मेंटल स्टेटस मिनी मेंटल स्टेटस इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन बहरहाल क्लिनिक्स में बड़ी आसानी से किया जा सकता है मिनी मेंटल। ये भी
ये तमाम स्कोर्स जो हैं ये डिमेंशिया की स्क्रीनिंग में बहुत आसानी से काम दिए जा सकते हैं। इवन कोई वो बिज़ी प्रैक्टिशनर है वो भी छोटे वाले जो स्केल्स हैं उनकी मदद से डिमेंशिया स्क्रीन करके और रेफ़र कर सकता है टू अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट के डिमेंशिया स्क्रीनिंग पे आ रहा है। तो थायराइड हार्मोन के बारे में जिस तरह डॉक्टर नाला ने कहा कि ये भी एक वजह हो सकती है हाफजे की कमी की, तो अगर किसी फ़र्द को थायराइड हार्मोन की कमी हो जिस्म के अंदर, तो उसको क्या अलामात मिलेंगी कि जिसके ज़रिए डॉक्टर या मरीज़ आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे ये थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, और क्या ये काबिल इलाज बीमारी है, इसका इलाज है, क्योर हो सकती है ये? जी, बहुत अच्छा अपना पर्टिनेंट सवाल किया है। थायराइड जो है हमारे जिस्म की चुस्ती को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात, एक आदमी स्लो हो जाता है। दूसरी बात, हर चीज़ स्लो हो जाती है, सोचने का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और फिज़िकल एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उसका वज़न बढ़ने लगता है, और भूख जो है वो भूख से इसका रिलेशन नहीं होता। ये नहीं कि खा रहा है, वज़न बढ़ता है और थोड़ा सा चेहरा थोड़ा मोटा हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं। लेकिन ये कि वज़न और स्लो हो जाना, ये दो अहम चीज़ें हैं। इसका टेस्ट जो है वो खून के टेस्ट से किया जाता है, जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। अगर ऐसी अलामतें हों, और ज़्यादा एडवांस्ड हो तो और दूसरी चीज़ें होती हैं, पाँव में सूजन हो जाती है जिसको इरिटेबल एक्सीडेमा बोलते हैं। लेकिन ये कि अगर ये सूरत हाल हो तो ब्लड का टेस्ट होता है, डॉक्टर इसको वो करते हैं, रेकमेंड करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये 3 हार्मोन्स के ऊपर मुश्तमिल है, और उससे हमें पता चल जाता है कि थायराइड काम नहीं कर रहा है, ये वाला गले का खदूद जो है काम नहीं कर रहा। इसका बहुत आसान हल है। इसको थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड की गोलियाँ आती हैं, वो हम दे देते हैं, और मरीज़ बहुत ही विदिन फ्यू वीक्स उसमें वाज़ेह फ़र्क और बेहतरी नज़र आती है। रिप्लेसमेंट, हाफजा भी बेहतर हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और सारी चीज़ें बिल्कुल। ये हाफजे की ख़राबी या डिमेंशिया की चंद बहुत ही काबिल इलाज मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मैंडेटरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। जी हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने मेंटल टेस्ट स्कोर का जिक्र किया, और जो बाकी जो हमारे स्कोर्स हैं, इनमें मिनी मेंटल ख़ास तौर पे ये इनिशियल असेसमेंट के लिए ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा है सीरियल बेहतरी के लिए। ये बेहतरी हो रही है या बिगाड़ पैदा हो रहा है, मॉनिटरिंग के लिए, तो इस पर नज़र रखना, और ये वैलिड होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है, इसलिए बहुत अच्छा टेस्ट है ये। और ये 5-7 मिनट लगते हैं इसमें, और इसमें मरीज़ का पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। कुछ मॉडिफाइड MMSE आए हैं जिनमें पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। तो B12 डिफिशिएंसी हमारे माशरे में काफ़ी कॉमन है। अभी हाल ही में एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी कराची में हुई, जिसमें उन्होंने शो किया कि 10% लोग आम माशरे में से होते हैं जिनको विटामिन B12 कम होता है, और बहुत बड़ी तादाद से लोगों की है जिनका लो नॉर्मल होता है। तो इसका क्या लिंक है हाफजे की कमज़ोरी के साथ, और ये टेस्ट डॉक्टर्स को कितना कराना चाहिए, और इस टेस्ट के अंदर अगर कमी आए तो फिर डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए इसके लेवल्स के अंदर? B12 की डेफिशिएंसी कॉमन है हमारे माशरे में, इस वजह से कि कुछ तो और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो उसकी कोई वजह नहीं निकलती। वो बग़ैर वजह के कोई आप आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं ढूंढ सकते, बिसाइड्स नोन कॉजेज़ के कोई आमतौर पर आपको कोई वजह नहीं मिलती है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो जो एसिडिटी की दवाएं हैं, जो एंजाइटी और स्ट्रेस वाले मरीज़ों में बड़ी कॉमन है एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, ये मैदे में तेज़ाबियत की बीमारी, उसके तेज़ाबियत की दवाओं का अब्यूज़ जिसको लोग बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वो दवाएं जैसे मिसाल के तौर पे शुगर के मरीज़ों में मेटफॉर्मिन बड़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। अगेन वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करती है, जिसकी वजह से इन चीज़ों में हम लोगों को B12 की डेफिशिएंसी मिलती है। और B12 ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। वो तमाम मरीज़ जिनको हमने डिमेंशिया आइडेंटिफाई कर लिया, उनके अंदर हमें विटामिन B12 के लेवल्स लाजमी हैं चेक करने, कि हम उनके B12 के लेवल्स चेक करें। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली B12 का जिसे कहना चाहिए इस्तेमाल बेइंतहा हमारी जर्नल प्रैक्टिस में है। अगर कोई भी मरीज़ शिकायत करेगा कि मुझे कमज़ोरी है, तो उसको जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो B12 के इंजेक्शंस शुरू करा देगा। तो अक्सर आप इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेवल्स वगैरह होते हैं, लेकिन शायद इसी वजह से ये डेफिशिएंसी है तो सही मगर कम है। लेकिन बहरहाल जब ये डेफिशिएंसी नज़र आती है तो फिर इसके लिए हमें और कोई वजह भी नहीं मिलती है, तो उस सूरत में हमें आमतौर पर इसके इंजेक्शंस शुरू करवाने होते हैं। और बेहतर ये होता है कि क्योंकि कोई वजह नहीं नज़र आ रही है
और ये समझा जाता है कि कोई वजह नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं इसके जज्ब होने में, इसके हज़म होने में कोई प्रॉब्लम है, तो बेहतर होता है कि इंजेक्शन से इसका इलाज किया जाए बनिस्बत गोलियों की। ऐसी भी कोई वजूहात होती हैं हाफजे की कमज़ोरी की या डिमेंशिया की कि जो ऑपरेशन से ठीक हो जाती हैं? दवाओं के बारे में तो यहाँ पे बात आई कि रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं जो दवाओं से ठीक हो जाती हैं, तो कैसी भी कुछ बीमारियाँ हैं कि जिसमें दिमाग का अगर ऑपरेशन हो जाए तो बीमारी सही हो जाती है? जी डॉक्टर वासे बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि सर पे चोट लग जाने की वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा, खून जो दिमाग की झिल्ली होती है उसके दरमियान अगर खून जम जाए और तो उसको निकालना ज़रूरी होता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि उसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस में ये होता है कि जो पानी की थैलियाँ जो दिमाग के अंदर होती हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करती हैं और उसका वज़न भी कम करती हैं, पानी में फ्लोट कर रहा होता है दिमाग, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, उसका हजम बढ़ जाए, पानी का हजम बढ़ जाए, तो वो दिमाग के खलियों को दबाता है और उससे 3 चीज़ें उमूमी तौर पर होती हैं। एक तो ये है कि याददाश्त की ख़राबी या ज़हनी इस्तेदाद की कमी, दूसरी चाल की ख़राबी, चलने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और तीसरी चीज़ जो है वो पेशाब की कंट्रोल की ख़राबी, कि जिसमें ये होता है कि पेशाब का काबू नहीं रहता। ये तीनों चीज़ें अगर हों या तीनों में से 2 चीज़ें हों तो इस बाबत सोचना चाहिए। इसको स्कैन से हम कंफर्म देखते हैं, स्कैन से हमें शुबा होता है, फिर हम ये कि कमर से पानी निकाल कर टेस्ट करते हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ हो या ना हो। और उमूमन अगर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस होता है तो कमर से पानी निकाल के मरीज़ में बहुत वाज़ेह बेहतरी होती है। अगर 2-3 दफ़ा निकालने की ज़रूरत पड़ रही हो तो फिर हमें ऑपरेशन करके इसको बाईपास करना होता है और इससे मरीज़ बहुत ड्रामाई तौर पर बेहतर हो जाते हैं। जिन लोगों को NPH होगा उन्हीं को बेहतरी होगी, जाहिर है। लेकिन इसके लिए कोई ख़ास न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जी हाँ, वो ही है जो सही इसको मशवरा दे सकते हैं? जाहिर है कि ये फ़ैसला तो बहुत नाजुक फ़ैसला है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और न्यूरोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं, न्यूरोसर्जरी वालों को वो करते हैं, तो न्यूरोसर्जन्स ये ऑपरेशन करते हैं जिसको हम शंट ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा, एक आम तौर पे सोच ये पाई जाती है कि दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर दर्द हो या हाफजे की कमज़ोरी हो, तो लोग ये समझते हैं कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है, और लोग डॉक्टर से रब्ता भी करते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप चेक कर लें कि कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं है। तो एक तो ये कि ये कितनी कॉमन कॉज है ट्यूमर का होना जिसकी वजह से डिमेंशिया का प्रॉब्लम होता है, और ये है भी इतनी कॉमन या नहीं। और दूसरे कि अगर मरीज़ आपके पास आता है कि जी चेक करें कि प्लीज़ मेरे दिमाग में ट्यूमर है नहीं है इसलिए कि मेरा हाफजा कमज़ोर हो गया है, तो हम उसको किस तरह समझाते हैं? आमतौर पर इस तरह से होता है कि ट्यूमर बड़ी एक वजह हो तो सकती है मेमोरी लॉस की, कि अगर ख़ास तौर पे वो दिमाग के उन हिस्सों को ज़्यादा मुतासर, जैसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब वाले, वहाँ पे बिहेवियर डिसऑर्डर और सब चीज़ें आ सकती हैं वहाँ के ट्यूमर्स की वजह से, या वो ट्यूमर्स जो दिमाग का अंदर प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी अलामात अलहदा होती हैं। वो आम तौर पर ऐसा होता है कि ट्यूमर की अलामात आपको मुआयने पर, बहुत अच्छे मुआयने पर और हिस्ट्री पर आपको वो अलामात क्लिनिकली भी मिल जाती हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता, आम तौर पर ऐसा नहीं होता कि ट्यूमर किसी के बैठा हुआ है वो सिर्फ मेमोरी लॉस कर रहा है, वो उसके वजह उसके मुआयने पर, मरीज़ के मुआयने पर कुछ और भी अलामात होंगी जो हम लोगों को नज़र आएंगी। जी हाँ, इसका टेस्ट इसको अगर ऐसी अलामात नज़र आ रही हैं जहन के हाफजे के साथ साथ, तो फिर तो उसका इमेजिंग CT स्कैन या MRI लाजमी है। लेकिन अगर कोई ऐसी अलामात नज़र नहीं आ रही और मरीज़ उस एज ग्रुप में भी नहीं है जहाँ पर आपको ये शुबा हो या आपको क्लिनिकली उसको डिमेंशिया नहीं लग रहा है, तो कतई इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग ऐसे मरीज़ को इमेजिंग के लिए भेजें। दिमाग के इन्फेक्शंस ये भी क्या डिमेंशिया कर सकते हैं, और वो किस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उसका पता कैसे चलता है, और उसका कोई इलाज हो सकता है नहीं हो सकता? जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। दिमाग के इन्फेक्शन जो हैं वो डिमेंशिया या डिमेंशिया जैसी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। उमूमन दिमाग के इन्फेक्शन बहुत एक्यूट होते हैं। एक्यूट से मुराद बहुत छोटे वक्फे के लिए होते हैं। मरीज़ की कहानी बहुत लंबी नहीं होती कि 2 साल से डिमेंशिया है या 3 साल से, ऐसा नहीं है, ये हफ्तों की बात होती है। उमूमन जो इसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं या गर्दन तोड़ बुखार, ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें डिमेंशिया नहीं होता। उससे कबल और दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर में दर्द, बुखार और नींद बेहोशी या बेहोशी। अलबत्ता कुछ ऐसे जरासीम हैं जो बहुत स्लो एक्ट करते हैं, जो अचानक काम नहीं करते, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार की तरह नहीं होते। TB अगर हो, TB के ख़ास तौर पर गोमड़े अगर बनी हुई हों
दिमाग के अंदर, जिसको हम ट्यूबरकुलोमा कहते हैं, तो वो डिमेंशिया कर सकती हैं। HIV इन्फेक्शन ख़ास तौर पे जो एड्स में होता है, हाँ, वो डिमेंशिया करती है। इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि डिमेंशिया करती हैं, जिसमें एड्स सबसे ज़्यादा न्यूरोसिफिलिस है। सिफिलिस अब दुनिया में कम अब तो दुनिया में नहीं होता, ये 1960 से पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब सिफिलिस वाले लोग तो बहुत, पेनिसिलिन जब से ईजाद हुई है तब से सिफिलिस तो बहुत। तो अब ये पता कैसे चलता है कि किसी फर्द को डिमेंशिया हो, कि इसको अगर इन्फेक्शन है दिमाग में, और वो कंफर्म कैसे होता है? अगर शुबा हो कि ये CNS इन्फेक्शन है, दिमाग का इन्फेक्शन है, तो पहली बात तो ये कि इसका दिमाग की स्कैनिंग करनी चाहिए, या MRI या CT स्कैन। और दूसरी बात यह कि कमर से पानी निकाल के चेक करना पड़ेगा, जिसको हम लंबर पंक्चर या CSF एग्जामिनेशन कहते हैं। उमूमन हमारे माशरे में, अगर आप इजाज़त दें तो अर्ज़ कर दूँ, उमूमन हमारे माशरे में लंबर पंक्चर से एक ख़ास किस्म का खौफ है कि जनाब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर किसी डॉक्टर ने, किसी मुस्तनद डॉक्टर ने, ख़ास तौर पर अगर न्यूरोलॉजिस्ट ने या जनरल फिजिशियन ने, हाँ जनरल कंसल्टेंट ने आपको ये मशवरा दिया है कि हाँ इस बीमारी की तशख़ीस के लिए लंबर पंक्चर ज़रूरी है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो सारी एहतियातें और सारे प्रिकॉशंस दे के करेगा, उसमें ख़तरे की कोई वजह नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 22 साल से मैं न्यूरोलॉजी कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी लंबर पंक्चर से किसी को नुकसान उठाते, मरते या नुकसान उठाते नहीं देखा। अलबत्ता ये मरीज़ों की शिकायत बिल्कुल सही होती है कि फ़लाँ का लंबर पंक्चर हुआ था और उसको ये नुकसान हो गया। जी हाँ, वो नुकसान लंबर पंक्चर की वजह से नहीं होता, वो उस बीमारी की वजह से होता है जिसकी तशख़ीस के लिए लंबर पंक्चर किया जाता है। जैसे अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई CNS इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, एनसेफेलाइटिस है, तो उसका तो ऑलरेडी उसका आउटकम तो ख़राब है ना। हाँ, उसमें चाहे लंबर पंक्चर करें, चाहे ब्लड के टेस्ट करें, अगर मरीज़ की तबीयत काबू में नहीं आनी है तो इसमें चेस्ट एक्सरे करने को तो मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अच्छा, ये ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस की वजह से हाफ़ज़े के प्रॉब्लम होते हैं, ये काबिल इलाज होते हैं? अगर ये टेस्ट वगैरह करें तो इसका इलाज मुमकिन है? सही बेशतर ख़ास तौर पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या TB की इन्फेक्शन है या फंगस की इन्फेक्शन है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है और ये काबिल इलाज है। जी हाँ, आमतौर पर इसका इलाज काफ़ी लंबा होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, लेकिन इलाज है। जी हाँ, सही हो जाता है। जी हाँ, ठीक है। आपने कहा कि दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से भी हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो सकती है, और दवाइयों का इस्तेमाल एक तो वो हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अलावा हमारे माशरे में ख़ुद दवाइयों का इस्तेमाल भी बहुत कॉमन है, सेल्फ़ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर मेडिकेशन जिनको कहते हैं। तो इससे किस तरह हाफ़ज़ा होता है, और ख़ास तौर पे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जिसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इनके इस्तेमाल से हाफ़ज़े का प्रॉब्लम हो सकता है और डिमेंशिया हो सकता है? सबसे ज़्यादा कॉमन तो नींद की दवाएं हैं, जिसका इस्तेमाल, जिसका अब्यूज़, सुकून की दवाएं। लोग कॉमनली एंग्जाइटी का शिकार हैं हालात की और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो एंग्जाइटी का आसान हल ये समझते हैं कि अगर हम इजाज़त दें दवाओं के नाम ले लें कि अगर हम लेक्सोटेनिल खा लेंगे या अगर हम ज़ैनेक्स खा लेंगे तो हम सुकून से आज की रात गुजार लेंगे। वो शॉर्ट टर्म उसका फ़ायदा सोचते हैं, लेकिन ठीक है, कभी ये दवाएं ज़रूरी भी हो जाती हैं, मरीज़ के इलाज का हिस्सा भी ज़रूरी बन जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे से, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से लोग इन दवाओं को कई कई सालों इस्तेमाल करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उस प्रिस्क्राइब डोज में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर वो उससे कहीं ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी की हुई है तो उससे बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो सुकून आवर दवाएँ हैं, जिनको आम ज़ुबान में सुकून आवर दवाएं कहा जाता है, कि ये दवाएं लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से डेफिनेटली हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन कर सकती हैं। दूसरी वो दवाएं जिसको इन शॉर्ट जिसको हमारी इस्तिलाह में एंटीकोलिनर्जिक दवाएं कहा जाता है, उनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल, जिसमें एलर्जी की भी दवा आ जाती है और बहुत सारी दवाएं जिसको ज़ुकाम, नज़ले वगैरह के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, उल्टी दस्त के लिए दवाएं इस्तेमाल होती हैं, तो वो दवाएं जो एंटीकोलिनर्जिक हैं उनका भी लंबा इस्तेमाल जो है वो लोगों को उनका जहन में कभी मेंटल डिक्लाइन कर सकता है, जहन में थोड़ी सी हाफ़ज़े की कमज़ोरी कर सकता है वक्ती तौर पर। और ये वो चीज़ें हैं जिनसे बचाव मुमकिन है, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो इससे बेहतरी हो जाए। माशरे में ख़ास तौर पे जिस एज ग्रुप को हम आज डिस्कस करें उसमें नशावर अद्वियात का इस्तेमाल भी काफ़ी कॉमन है, बिलखुसूस अल्कोहल का यूज़ है, दीगर नशावर अद्वियात हैं, तो क्या इनसे भी हाफ़ज़ा कमज़ोर हो सकता है?
और इसके लिए जो है इसकी कोई ख़ास अलामात होती हैं या इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जी हाँ, अल्कोहल तो एक बिल्कुल नोन फैक्टर है कि उसमें जहनी सलाहियत की कमी, जिगर ख़राब करने के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। तो जहनी सलाहियत की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे अगर लंबे अरसे से अगर शराब नोशी की जा रही है और मकदार ज़्यादा हो। जी जी, ठीक है। इसकी तशख़ीस तो इसमें ये मसला ये होता है कि मरीज़ कभी सच नहीं बताता, वो इतना बताता है हालांकि कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो इसमें एक, जैसा कि इससे पहले प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा साहब ने कहा, सच्चाई के साथ बताएं, मरीज अपने मालिज को सच्चाई के साथ बताएं कि अगर वो पूछता है कि आपको कोई नशा तो नहीं है तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। उसको नशा समझते नहीं बहुत सारे, और बहुत सारे लोग उसको नशा नहीं समझते हैं बदकिस्मती से। तो अल्कोहल यकीनन इसमें बहुत अहम वो है। दूसरी बात है कि और जो दवाइयाँ हैं जिसको हम इलिसिट ड्रग्स कहते हैं, जी जी, कोकेन है या जैसे हेरोइन है, विटामिन्स हैं, एक्सटेसी है, जी जी, ठीक है, ये जो ज़्यादा जो मुखियर मतलब ज़्यादा जो दौलतमंद तबका है जी जी, उसमें भी कॉमन है, और जो गरीब तबका है उसमें भी है, ये दोनों में है। ये बात नहीं है कि सिर्फ एक ही तबका में। और ये यकीनन आदमी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है, और डिमेंशिया ऑब्वियसली इसका एक पार्ट है। जी हाँ, और इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि सच्चाई के साथ डॉक्टर को बताए ताकि वो उसका इलाज कर सके। इलाज के लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, इसका एक ख़ास प्रोग्राम होता है जो आम तौर पर नफ्सियाती स्पेशलिस्ट चलाते हैं इस प्रोग्राम को, और इसमें साइकोथेरेपी के साथ साथ कुछ और दीगर दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं जो आपको इन दवाइयों को छोड़ने में मदद देती हैं। सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे इस एज ग्रुप के अंदर, मर्दों में भी औरतों में भी। तो इससे भी डिमेंशिया हो सकता है या इसका भी कोई लिंक है डिमेंशिया के साथ, और इसको कितना इस्तेमाल करने से जो डिमेंशिया हो सकता है? टोबैको का ज़्यादा इस्तेमाल डिमेंशिया के साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड है। हमारे ख़ास तौर पे हमारे पार्ट में जैसे कुछ और डिस्कशन चल रही थी, इसमें हमने सोचा था कि हमारे पार्ट में न्यूरो डिजेनरेटिव डिमेंशिया या अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया जो है वो कंपैरेटिवली अनकॉमन है वेस्ट के मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू द वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया वो डिमेंशिया है जो स्ट्रोक्स की वजह से होता है, और मरीज़ों को मल्टीपल टोबैको क्योंकि स्ट्रोक से प्रीडिस्पोज करती है तो बड़ा क्लोज लिंक है इसका कि ये ब्लड प्रेशर को या इनको वेस्कुलर इंसफिशिएंसी कर सकती है, और उसकी एसोसिएशन है कि ये रिड्यूस ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को कम करेगी और उसके अलावा ये करेगी। इसके अलावा इसके डायरेक्ट, जैसे बाकी जिस्म में टोबैको के पूरे जिस्म में उसके डायरेक्ट टॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं, इस तरह वो डायरेक्ट टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी प्रूवन हैं कि ये तो तंबाकू का तमाम इस्तेमाल चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, सिर्फ सिगरेट नहीं, गुटखा की शक्ल में या खाने वाली तंबाकू या निस्वार या जिस भी शक्ल में हम उसको इस्तेमाल करते हैं वो सब नुकसानदेह है। डिमेंशिया से मिलती जुलती एक बीमारी है जिसको बाज़ डॉक्टर्स भी मिस्टेक करते हैं, डिलीरियम की। लोग समझते हैं कि ये डिमेंशिया हो गया है, तो वो क्या होती है और उसको डिमेंशिया से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं? डिलीरियम असल में होश हवास की थोड़ी कमी हो जाए और उसका दौरानिया बहुत लंबा नहीं होता है, दिनों में या हफ्तों में होता है, महीनों में नहीं होता। जी महीनों में नहीं होता है, सालों में नहीं होता है। डिमेंशिया तो महीनों और सालों की बात है। और इसकी वजूहात होती हैं जो काबिल इलाज होती हैं, उसकी वजूहात काबिल इलाज होती हैं। ख़ास तौर पे अगर नमकियात की कमी ज़्यादती हो जाए या कोई और उज़्व काम ना कर रहा हो, जिगर का मसला हो या गुर्दे का मसला हो, या दवाइयाँ, अगर दवाइयाँ खा रहे हैं ख़ास तौर पे जो है वो पेशाब ज़्यादा बनाने वाली दवाइयाँ, वो नमक को कम कर देती हैं, तो ये वजूहात हैं डिलीरियम की। या किसी इन्फेक्शन हो दिमाग का, ये भी डिलीरियम करती है। तो डिलीरियम छोटे वक्फे दौरानिए की चीज़ है। और डिमेंशिया के मरीजों में भी डिलीरियम हो सकता है? डिलीरियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो ज़्यादा प्रोन भी होते हैं, जो अल्जाइमर्स डिजीज़ या दूसरे जो वैस्कुलर डिमेंशिया वाले लोग, उनको हो सकता है। यहाँ इसलिए वो सारी रिस्क फैक्टर्स जो किसी आम आदमी में डिलीरियम करती हैं वो डिमेंशिया वालों को ज़्यादा करेंगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका डॉक्टर नाइला और डॉक्टर सरवर कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे नाजरीन को बड़ी अहम मालूमात फराहम की। नाजरीन, आज हमने गुफ्तगू की अलामतों के ऊपर कि डिमेंशिया की क्या अलामात होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है और उसका क्या इलाज है। हम अपने अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। हम शुक्रगुजार हैं अगेन डॉक्टर नाइला शहबाज के और डॉक्टर सरवर के, और अपने अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।